हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 12 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें भी जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक विक्रेता एक स्कूटी के विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देने के बाद भी 52% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे स्कूटी की बिक्री पर 6,526 रुपया का लाभ होता है तो विज्ञापित मूल्य कितना होगा। यानी ये हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा है। अगर आप सवाल में देखते हैं तो आपके पास डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 24 और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 52। तो इन दोनों से हम लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, सीपी और एमपी निकालने का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट 24 है तो 100 में 24 माइनस करेंगे तो 76 आएगा। और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 52%, तो 100 में 52 जोड़ेंगे तो 152 यहाँ पर आ जाएगा। अब सीधा सीधा देख रहे हैं, दो बार में ये कट रहा है तो काट देंगे इसको। 76 एक का 76, 76 दूना 152। अब आगे देखिए, ये प्रॉफिट दे रखा है रुपया में और प्रॉफिट परसेंट कितना है 52। यानी क्रय मूल्य यहाँ देखते हैं 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का 52% हम लोग प्रॉफिट निकालें तो थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दो दो जीरो दोनों में लगा लेंगे। अब आपका क्रय मूल्य ये हो गया और अंकित मूल्य ये हो गया। अब इसका अगर प्रॉफिट निकालें 52% तो सीधा सीधा 52 यूनिट आ जाएगा और ये एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर होगा, जो कि है यहाँ पर 6,526। तो ये 6,526 के बराबर करेंगे। हमें निकालना है अंकित मूल्य जो कि 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। इसके लिए क्या करना होगा, ये 6526 को 52 से डिवाइड करना होगा और 200 से गुना करना होगा। ठीक है, इसको कटाने से हमारा आंसर आ जाएगा। 13 से कट रहा है 4 बार में, 13 पचे 65 और 13 दूना 26। 4 से इसको काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा। लास्ट में जीरो आएगा। उसके बाद 502 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 2510। तो 2510 पर एक जीरो, ये हो गया 25,100। और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, ये डायमेंशन के आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियम में उसकी ऊंचाई का 80% पानी भरा है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरह से उसमें डुबाया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आयतन को इक्वल करने का फंडा है। अगर आप देखते हैं एक्वेरियम को तो इसका डायमेंशन ये दे रखा है 60 45 40। यानी ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। अब ये एक्वेरियम है, इसमें जो भी पानी भरा है ठीक है, लेकिन जब ये घन को इसमें डाला जाएगा तो पानी का लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा। तो वो कितना ऊपर जाएगा वही हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो घन है इसका आयतन निकाल लीजिए। तो घन का भुजा कितना है 20 है और घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर 20 का अगर क्यूब कर दें तो इसका आयतन हो जाएगा। और ये आयतन किसके बराबर होगा, जितना पानी ऊपर बढ़ेगा वो पानी के बराबर होगा। तो पानी जो ऊपर बढ़ेगा उसका सरफेस का एरिया तो यही रहेगा जो इसका लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ से ले लेंगे इसका सरफेस का एरिया एक्वेरियम का, जो कि है 60 गुना 45। अब मान लीजिए कि पानी का स्तर एच उठा तो एच को एच ही लिख देंगे और यहाँ से कैलकुलेट करके एच का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का क्यूब ये हो जाएगा 8000 और इधर से ले आइए 60 और 45, तो 60 गुना 45 यहाँ पर हो जाएगा बराबर एच का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर कट रहा जीरो काट दीजिए आप। ठीक है, और अगर इसको काटे तो 5 9 45, 5 से ये 160 बार में कटेगा। इसके बाद यहाँ पर एक कट जाएगा 2 से 80 बार में और 2 से 3 बार में। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एच बराबर कितना आ जाएगा 80/27। तो 80/27 जो है इसका ऊंचाई आएगा, लेकिन ये डेसिमल में दे रखा है। 27 या 81 होता, उससे थोड़ा सा कम है, यानी कि 2.9 के करीब जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे,
एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है। पाई का ये वैल्यू का उपयोग करके 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि ये सवाल में कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेंगे। ये रहा आपका एक सर्कुलर घड़ी और इसमें एक मिनट की सुई है। यहाँ पर मान लेंगे कि ये घड़ी का सेंटर है और ये रहा आपका मिनट का सुई। आप कहीं भी बना सकते हैं। और मिनट की सुई अभी मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो 11 सेकंड में ये कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगी। तो मान लीजिए कि अब घड़ी की सुई जो है ये मिनट वाली ये इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो ये जो दूरी इन्होंने कवर किया है ये दूरी आपको निकालना है। यही है चाप। चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो घड़ी है इसको एक सर्कल मान लीजिए और इसकी जो सुई की लंबाई है 63, ये मान लीजिए इसका रेडियस है। तो यहाँ पर इसका अगर परिधि निकालें तो कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर रहता है तो उसका परिधि कितना होता है 44 सेंटीमीटर। और यहाँ रेडियस ये दे रखा है 63। अगर रेडियस 63 होगा तो परिधि कितना होगा, 7 का 9 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 44 का 9 गुना कर देंगे। तो ये जो निकला है ये इसका पूरा परिधि है। ठीक है, इसमें हमें इतना ठोका दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो ये जब एक चक्कर घूमेगा पूरा तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटा को आप सेकंड में बदल लीजिए। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। अब पूरा जो परिधि है ये 3600 सेकंड का दूरी है। इसमें आपको 11 सेकंड का मात्र निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 3600 से डिवाइड करेंगे और 11 का निकालना है तो 11 का गुना कर देंगे। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 11/3600 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 से काट देंगे, 400 बार में कट रहा है। 4 से काट देंगे 100 बार में और 4 से 11 बार में। तो 11 गुना 11 121, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.21 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा ये जो ए है बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो हम लोग मान लेंगे कि बी की आयु x है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, x+9। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है कंडीशन, इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी। तो पहले आप ए की 10 वर्ष की बाद की आयु लिखिए, क्या हो जाएगा, अभी ए है x+9 तो 10 वर्ष बाद कितना होगा x+19। ठीक है, 10 जोड़ देंगे, ये बराबर होगा बी के 10 वर्ष पूर्व, यानी कि बी अभी है x वर्ष का तो 10 वर्ष पूर्व कितना होगा, 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर x-10 हो जाएगा। और इसका अगर 2 गुना कर दें तो ये दोनों इक्वल होता है, यही चीज़ ये कह रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2x हुआ, यहाँ x है। ठीक है, इस तरफ भेज दीजिए तो x आ जाएगा। यहाँ पर 19 है, इधर 20 आया माइनस में, इस तरफ लाएंगे तो 39 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 39 है। a का वर्तमान आयु पूछ रहा है, a कितना है x+9, तो यहाँ पर x का वैल्यू 39 रखेंगे तो 39 + 9 48 वर्ष जो है a का वर्तमान आयु निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे पाइप P एक टैंक का 2/5 भाग 42 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक का 2/5 भाग 30 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों पाइपों को 5 घंटे तक खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर केवल पाइप R को खोला जाता है जो टैंक के पानी को 12 घंटे में खाली कर देता है। पाइप P, Q और R मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल आसान है, बस यहाँ पर लैंग्वेज आपको बड़ा दिख रहा है। इसमें सबसे पहले P, Q और R का एफिशिएंसी निकालना होगा। अगर P की टाइम की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये कह रहा है कि 2/5 भाग भरता है 42 घंटे में, तो P पूरा टंकी को कितना घंटे में भरेगा, उसके लिए आपको 42 गुना ये उल्टा के गुना करना होगा। तो यहाँ पर 5/2 से अगर आप गुना करते हैं 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, 21 पंचे 105 घंटे P का टाइम आएगा। उसी तरह Q का भी निकाल लेंगे, 2 से यहाँ 15, 15 बचे
75 घंटे क्यू का टाइम आएगा। और आर का तो निकाल नहीं सकते यहाँ पर, तो यहीं से मान लेंगे टंकी का कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 अगर लें तो इसका 15 है ही, इसमें 5 नहीं है, 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया टैंक का टोटल कैपेसिटी। 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और 75 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15, 15 7 यानी कि 7 आ जाएगा क्यू का इफिशिएंसी। अब इसमें पी और क्यू दोनों को 5 घंटे तक खोला जाता है, तो 5 घंटे में पी प्लस क्यू के द्वारा कितना काम होगा, पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी गुना 5। तो यहाँ पर 5 7 12 है दोनों का एफिशिएंसी, और टाइम है 5 घंटे का, तो टोटल काम जो है वो हो जाएगा 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट पानी टंकी में डाला गया है। इसके बाद केवल पाइप आर को खोला जाता है, इन दोनों को बंद करके। तो देखिए जब आर को खोलेगा तो आर क्या करेगा, आर जो है ये खाली करने वाला पाइप है, तो जो पी और क्यू के द्वारा भरा गया उसी को आर खाली करेगा। तो यहाँ पर आर जो खाली करेगा वो 60 यूनिट पानी ही खाली करेगा, क्योंकि यही पानी डाला गया है पी और क्यू के द्वारा। और आर का टाइम जो है वो 12 घंटा है, तो 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आर का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, और ये खाली करने वाला तो नेगेटिव में आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये कह रहा है अगर इन तीनों को एक साथ चलाएं तो कितना टाइम लगेगा भरने में। तो टैंक का कैपेसिटी तो ये है, ये मतलब क्या, गुना करिए 525 आएगा। और तीनों जब साथ में चलेगा तो पी भरेगा 5, क्यू भरेगा 7, 12 हुआ, उसमें आर जो है 5 निकाल देगा, तो 12 में 5 घटा दीजिए, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। 7 से 7 बार में कटेगा 49, और 5 बार में 35, तो 75 घंटे यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे इसका तृतीय अनुपाती कितना होगा। अब जानते हैं 2 नंबर है आपके पास ए और बी, अगर इसका तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर बट्टा ए। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है, यहाँ पर बी आपका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें मतलब 2 बार गुना कर दीजिए। आप 18 को अलग कर सकते हैं, उसके बाद एक्स वाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये देना आपको 54 एक्स स्क्वायर। तो 18 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 6 बार में एक्स स्क्वायर काट देंगे तो 6 और वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा। 6 वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर एक पानी की बोतल बेची। रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ पर पानी की बोतल बेची। यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 रुपया का भुगतान किया तो सोहन ने इसे कितना में खरीदा। तो यहाँ सक्सेसिव है, देखिए पहले सोहन ने रौनक को बेचा इतना प्रॉफिट पर, फिर रौनक ने राहुल को बेचा इतना प्रॉफिट पर, तो 2 बार बेचा गया, यहाँ पर क्रमिक परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, तो 28% का फ्रैक्शन अगर लिखें तो यह आएगा कितना, 7/25, यानी सोहन जो है 25 का सामान रौनक को बेच दिया कितना में, 32 में। ठीक है, 25 पर 7 का प्रॉफिट। और यहाँ 12.5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/8 होता है, तो यहाँ पर 8 पर 1 का प्रॉफिट है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 से 9। तो सक्सेसिव है, दोनों को गुना करना होगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 8 200, और यहाँ पर 9 दूना 18 बचा 27 1 28, 288। ठीक है, यानी अगर ये पानी की बोतल का इनिशियल वैल्यू 200 है तो लास्ट का वैल्यू 288 होगा, और ये लास्ट का वैल्यू भी 288 दे रखा है, तो ये इसके बराबर होगा, सीधा सीधा एक गुना दिख रहा है, तो 200 का भी एक गुना 200 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 लंबवत भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ये कह रहा है इनकी 2 लंबवत भुजाओं की लंबाई ये है। अगर ये 2 भुजाएं लंबवत, इसका मतलब क्या, त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, जैसे आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो ये भुजा है ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, और इसकी लंबाई 4 5 है, तो ये मान लीजिए आपका 4 है और ये 5 है। एरिया हमें फाइंड करना है, तो 1/2 गुना आधार गुना हो चाहिए, तो दोनों का गुणनफल 20 होगा, तो 20 का आधा 10 जो है इसका आंसर होगा। आगे एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है
उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर इस तरह से उड़ रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट से जमीन तक की अगर दूरी की बात करें तो ये मान लीजिए जमीन से ये इतनी ऊंची है, और एक आदमी इस बिंदु से हेलीकॉप्टर को देख रहा है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का। तो इसको मिला दीजिए इस तरह से। इसको मिलाने से ये जो एंगल बन रहा है ये इसका 30 डिग्री का है। और ये पूछ क्या रहा है, हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु का क्षैतिज दूरी आदमी से क्या है। तो हेलीकॉप्टर के जस्ट नीचे जमीन का पॉइंट ये है और आदमी इस पॉइंट पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ये 575 मीटर दे रखा है। ठीक है, निकालना होगा। अब जानते हैं ये 30 है, ये 90 होता है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने कितना, √3। 1 यूनिट का वैल्यू 575 है, √3 का निकाल दें तो यही इसका दूरी होगा। और √3 का वैल्यू ये कह रहा है 1.73 लीजिए, तो इसमें गुना करना होगा। तो 575 गुना 1.73 कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। तो गुना कैसे किया जाए, पहले आप 575 गुना 1 करेंगे तो 575 आएगा, प्लस अब 575 गुना 0.7 करिए तो ये कितना आएगा। पॉइंट के बाद 7 × 35 बचा 3, 49 3 52 बचा 5, और 35 5 40, 402.5 यहाँ से आ गया। ठीक है, यानी 900 से ज़्यादा ही आंसर है। अब अगर इससे गुना किया जाए 3 से तो कितना होगा, 5 × 15, 75 × 225 यानी 1725, और यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी लगा देंगे। सबको जोड़िए, 5 4 900, और इधर हो गया 75 2 77, 7 94 10 84 10 94, तो 994 के बाद पॉइंट आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसका मान याद करना है। ठीक है, सिंपल सा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू रख लीजिए। ऑप्शन अगर देखें तो x और y एक लेने पर सभी अलग अलग वैल्यू हमें देगा, तो क्या करेंगे, x बराबर y बराबर 1 रख लेंगे। 1 रखते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, बचा 2, इसका क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। नीचे 4 का पावर 4 करना तो ये हो जाएगा 256, और यहाँ पर 4 का क्यूब करना है 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा, 64 एक का 64 से ये 4 बार में, तो कुल मिला के 1/4 आपको ये सवाल जो है वैल्यू देगा x और y बराबर 1 लेने पर। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर हमें 1/4 मिल रहा है। अगर यहाँ रखें y का 1 x का 1 तो ये आएगा आपका 1/4, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे इसके बाद 12 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि माध्य 35 और माध्य का 33.5 है तो बहुलक का मान कितना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंपेरिकल रिलेशन। क्या होता है, बहुलक बराबर यानी मोड बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। डायरेक्ट यहाँ डेटा रखेंगे, 3 गुना माध्यिका है 33.5 माइनस 2 गुना माध्य है आपका 35, तो ये आएगा 33 × 99 100.5, और इसमें माइनस करना आपको 70, तो कुल मिला के यह आ जाएगा कितना, 30.5। तो 30.5 जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे पाइप ए एक टैंक को 32 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 48 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 60 मिनट में भर जाए। सवाल आसान है, सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। पाइप ए 32 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है इसे 48 मिनट में खाली करता है, तो टंकी का क्षमता इन दोनों का एलसीएम जो कि होगा 96, 32 से 3 बार में जाएगा, 48 से 2 बार में जाएगा, और ये खाली करने वाला जिसमें आप नेगेटिव लगा देंगे। अब इसका कहना है कि भाई मुझे टैंक 60 मिनट में ही भरना है और बीच में पाइप बी को बंद भी करना है। इसका मतलब पाइप ए जो है ये पूरा टाइम काम करेगा। तो ए के द्वारा पूरा टाइम यानी 60 मिनट में कितना काम किया जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और 60 से गुना करेंगे
तो 180 यूनिट पानी ए के द्वारा भरा जाएगा, लेकिन टंकी का कैपेसिटी 96 ही है। तो यहाँ ए ने ज़्यादा भरा, कितना ज़्यादा भरा आप डिफरेंस ले लीजिए, 84 यूनिट ए ने ज़्यादा भरा। तो ये 84 यूनिट पानी कहाँ गया, ये पानी बी के द्वारा फेंक दिया गया। तो बी को इतना पानी फेंकने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसको बी की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बी का टाइम आएगा 42, यानी 42 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 प्लस -2 करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। भाग है, भाग देंगे, और यहाँ पर भी आधार बराबर है, पावर को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 की पावर -2 आएगा। गुना यहाँ पर कितना होगा, 3 की पावर 6 गुना -1 माइनस का 6। अब इन तीनों में आधार बराबर है 3 3, तो आधार बराबर है तो कॉमन आधार लेंगे, और जहाँ भाग है पावर माइनस कर देंगे, जहाँ गुना है वहाँ घटा देंगे। तो 2 में -2 माइनस करेंगे तो कुल मिला के 2 + 2 4 हो जाएगा। उसमें प्लस अगर -6 करते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर -2, जिसको आप लिखेंगे 1/9। ठीक है, ये नेगेटिव की वजह से नीचे आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका आंसर होगा। आगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, एक रेखा एओ खींची गई है जो बीसी से ओ पर इस प्रकार मिलती है कि एओ बराबर ओसी बराबर 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम खींच लेंगे समकोण त्रिभुज का। ये मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें बी पर समकोण है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। ए बी 8 दे रखा है, एओ खींची गई है, बीसी से ओ पर मिलती है, एओ बराबर ओसी है, एओ ओसी। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ओ है, ए से अगर आप ओ को मिलाते हैं तो ये जो एओ की लंबाई है ये ओसी के लंबाई के इक्वल है, और हमें निकालना है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया। सिंपल सा है। अब देखिए ये एओ ओसी 10 है, ये भी आपका 10 है, और ये भी 10 है। अगर आप छोटा ट्रायंगल ए ओ बी में देखते हैं, ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। ये 6 आ गया, ये 10 है, तो कुल मिला के बीसी की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 6 16, और ये ऊंचाई 8 दे रखा है। तो एरिया हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे, 1/2 गुना आधार 16 गुना ऊंचाई 8, 2 से 8 बार में काट दीजिए, 8 गुना 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि इसका वैल्यू 47 है तो इसका संभावित मान ज्ञात करना। सिंपल सा तरीका रहता है इसका। आपको यहाँ देखना है कि आप x की पावर 2 से x की पावर 1 में आपको जाना है, तो यहाँ पर आप +2 करिए या फिर -2 करिए, और देखिए कि हमें क्या करने से यहाँ एक वर्ग संख्या मिल रहा है। तो आप कहेंगे अगर +2 कर दें तो 49 मिलेगा, जो कि एक वर्ग संख्या है। तो +2 किए हैं तो आपको यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू मिलेगा, यानी कि x + 1/x कितना, यही 49 का वर्गमूल 7, और इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 7 आपका आंसर होगा। आगे, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे रखने पर वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो आपका एक दीवार है, और इस दीवार पर हमने ये लाल कलर का एक सीढ़ी लगा दिया इस तरह से। तो ये जो दीवार का बेस पॉइंट है और सीढ़ी का बेस पॉइंट, इन दोनों के बीच का दूरी ये दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का ये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है ये सीढ़ी की लंबाई क्या है। सिंपल सा रेशियो लगा देंगे, आप जानते हैं ये 60 है, ये 90 होता है, और ये कितना होगा 30 होगा। तो 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। ठीक है, क्योंकि हमें ये सीढ़ी का लंबाई निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 मीटर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 मीटर, और यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, 3246 रुपया को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात ये है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
तो इसमें आपको ए बी सी और डी का कंबाइंड रेशियो फाइंड करना होगा। लिखते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें ए बी का जो रेशियो है वो 4:5 है, यहाँ पर 4:5 है। बी सी का 4:5 है और सी डी का 6:7 है। तो कंबाइन करने का आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पर जो नंबर से खाली है और जो एंडिंग नंबर है उससे भर दीजिए। तो 5 यहाँ पर लास्ट में है तो 5 भर देंगे दोनों में। 5 यहाँ पर भी लास्ट है तो इसमें भी 5 भर देंगे। अगर इस तरफ आते हैं तो 4 यहाँ पर भर देंगे, 6 यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर भी 6 भर देंगे। अब इसको गुना करने से पहले आपको देखना है, अगर कहीं कट रहा है तो काट देंगे और वो चारों में कटना चाहिए। तो यहाँ पर चारों में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो कट रहा है। तो गुना करिए, 4 चौके 16, 6 के 96 आ जाएगा, 24 पंचे 120 आ जाएगा, 25 6 के 150 आ जाएगा और यहाँ पर 25 7 175 आ जाएगा। ये हो गया चारों का रेशियो। टोटल धन है इसके पास 3246 रुपया। तो 3246 को इन्हें बांटना है और ए का हिस्सा हमें फाइंड करना है। ए का देखिए कितना है, 96 यूनिट। तो आपको यहाँ पर 96 से गुना करना है और टोटल नीचे जाना है। टोटल होगा कितना, 6 5 11, 7 1 8 5 13 2 15 9 24 और 2 3 5 541। 5 6 के 30, 4 6 के 24, 1 6 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। 96 गुना 6 करना है, लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। ठीक है, तो सिंपल से इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं। मान लीजिए ये पॉइंट से दो कार चल रही है, एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में, और 3 घंटे चलने के बाद ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगा दीजिए आप, दोनों की स्पीड का योगफल। तो इसका 60 है, इसका 75 है। ठीक है, आप दोनों का अलग अलग भी कैलकुलेट करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक साथ अगर करें तो 7 6 13 135 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और टाइम है 3 घंटा। तो 3 घंटा से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 300 और 105 405 किलोमीटर का डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, यदि ये दे रखा है तो P का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ऑफ है, तो पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या है, ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक 0 लगा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब पॉइंट आप हटा दीजिए, 25 से इसको काटें तो 25 या 75, 25 चौके 100, 34 आ जाएगा। और यहाँ भाग है 1/3, तो इसको गुना करके ये पलट दीजिए तो 3 आ जाएगा। 3 3 काट देंगे, 34 + 26, ये आ गया आपका कितना, 60। और यहाँ ऑफ 3/50 है तो यहाँ पर गुना 3/50 कर देंगे। अब तो है कुछ नहीं, राइट साइड है का ये गुना में, तो इस तरफ ले आइए, भाग में आ जाएगा 0.01। ठीक है, बराबर P आ जाएगा। P का मान यहाँ से कितना आएगा, 0 काट दीजिए आप, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हटा के 2 0 लगा दीजिए। अब 5 से इसको भी काट देंगे 60 बार में, 60 गुना 6, P का वैल्यू आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, इसके बाद इसके तीसरे शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करते हैं। रिजवान सामान्य मूल्य वाली 3 घड़ियां कुल 4800 रुपया में खरीदता है। वह पहली घड़ी 200 रुपया के लाभ पर, दूसरी घड़ी 100 रुपया के हानि पर और तीसरी घड़ी 150 रुपया के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। सिंपल सा आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर आप देखें तो पहला घड़ी पर इसको 200 रुपया का प्रॉफिट है, प्लस दूसरा पर 100 का हानि है, माइनस तीसरा पर 150 का लाभ है, प्लस। तो 200 एक 350 का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया का हानि हो गया, तो कुल मिला के 250 रुपया का प्रॉफिट है। इसके ऊपर 4800 के ऊपर। ठीक है, क्रय मूल्य तीनों घड़ी का टोटल कितना है, 4800 है, तो इस पर निकालेंगे। गुना आप 100% कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2 0 काट देंगे और काट के छोटा कर लेंगे, 24 और यहाँ पर 125।
तो 24 अगर डिवाइड करते तो 5 आएगा, पॉइंट आएगा और यहाँ प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी में है प्रॉफिट के साथ 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं और यहाँ पर नुकसान है। आगे, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन के मूल आयतन और नए आयतन के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर ये हमसे अनुपात पूछ रहा है तो इस डेटा का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको रेडियस का रेशियो लिखना है। रेडियस को इन्होंने क्या किया है, 2 गुनी कर दिया, यानी 1 से 2 कर दिया है। और आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हटाना है, आर स्क्वायर करना है, तो आर का ये रेशियो है, तो आर स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये अनुपात आ गया। अब आपको लिखना है ऊंचाई का, ऊंचाई जो है 25% बढ़ा दिया। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 अगर पहले है तो 1 बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको आयतन मिल जाएगा। और कटने वाला है तो कटा देंगे, ये कट रहा है तो 1:5 आपको फाइनल मिलेगा। और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, निम्नलिखित डेटा सेट में बहुलक को बदले बिना x को दिए गए मानों में से कौन सा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए लॉजिकल सवाल है। अगर आप सेट को देखते हैं तो ये डेटा हमारे पास है और इस डेटा से अगर आप बहुलक निकालते हैं तो क्या आएगा बहुलक, 1 देखिए 1 ही बार है, नहीं आ सकता बहुलक। 2 1 बार है, ठीक है। 3 अगर देखें तो 1 2 3, 3 है आपका 3 बार। और 7 अगर देखें तो 1 बार है, 8 अगर देखें तो 1 बार है, 9 1 बार है, 3 तो काउंट कर लिए। 11 देखें तो 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 2 बार है। 11 आपका कितना बार हो गया, 2 बार। उसके बाद 17 1 बार है, 13 भी आपका 1 बार है। यानी ये कह रहा है कि बहुलक को बदले बिना x का कौन सा वैल्यू लिया जा सकता है। देखिए अगर आप 13 लेते हैं तो 13 एक ही बार था, 1 बार यहाँ होगा तो 2 बार, तो 13 बहुलक तो होगा नहीं। इसका मतलब 13 वैल्यू हम लोग अगर x का ले लें तो इसका बहुलक ये जो 3 है यही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो ये लिया जा सकता है। 11 अगर लें तो देखिए 11 2 बार है, अगर आप एक बार और 11 ले लेते हैं तो 11 टोटल कितना बार हो जाएगा, 3 बार। 3 बार होगा, इसका मतलब ये भी बहुलक ये भी बहुलक, तो यहाँ पर द्वि बहुलक या कंडीशन हो जाएगा। तो ये 11 हम नहीं ले सकते। अगर आप 2 लेते हैं तो देखिए 2 एक बार पहले से था, 1 लेंगे 2 बार होगा, ये बहुलक नहीं होगा। 3 भी लेंगे तो भी बहुलक पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये दोनों वैल्यू भी ले सकते हैं। 11 नहीं ले सकते, अगर 11 लेते हैं तो बहुलक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक क्रिकेटर का 5 पारियों में 62 रनों का औसत है, ठीक है। यदि वह छठी पारी में 296 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रनों की वृद्धि होगी। सिंपल सा, आप देखिए कि छठी पारी में उसने कितना बनाया, 296। इनमें से इसका 62 रन चला जाएगा पुराने एवरेज को मेंटेन करने में, तो 62 रन घटा दीजिए, तो घटाते तो आपको मिलेगा 4, यहाँ पर 3, 234 रन शेष रह गया। तो यही रन जो है टोटल पारियों पर प्रभाव डालेगा। टोटल पारी हो कितना गया, 5 पहले से था, 1 खेला तो 6 पारी, तो यहाँ से आपको 6 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 या 18, 5 6 नंबर 54, तो 39 रन जो है एवरेज इसका बढ़ जाएगा। और यही वृद्धि पूछ रहा था, तो 39 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है, सिंपल सा है। देखिए ये 5/14, पहले आप ये नीचे वाला सॉल्व करिए। ये ऑफ को पहले करना, तो 5 दूना 10 1 11/5 होगा, ठीक है। ये आ गया 11/5 आपका, 11 कट जाएगा, 7/5 रह गया। इसको अगर आप एक स्टेप यहाँ पर करते हैं तो 7/5 गुना 5/7 हो जाएगा, ये कट के पूरा 1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ का वैल्यू 14 ही रह गया, 14 भी काट दीजिए, बचा क्या 5, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे, एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट तक 56 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा,
अगर पहला देखें तो ये 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चली है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 गुना समय, यानी कि यहाँ पर 80 गुना 20 हो जाएगा। प्लस दूसरा अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर 64 गुना 56 हो जाएगा। ये हो गया टोटल दूरी। अब इस दूरी को टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा औसत चाल। टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 80 मिनट इन्होंने यहाँ चला है, 64 मिनट यहाँ चला है, तो जोड़ दीजिए 144 मिनट टोटल का टाइम हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड, वो भी मीटर प्रति मिनट में। तो 16 से यहाँ पर कटरा काट देंगे, 16 नमा 16 चौके 64, 16 पंचे 80। अब तो नहीं कट रहा, गुना करिए। इधर हो गया आपका 100, इधर 56 चौके, तो 224 और 100 324 हो जाएगा। नीचे है 9, 9 या 27, 9 छः के 54, तो 36 मीटर प्रति मिनट जो है इसका एवरेज स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उसे 35% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 69% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। क्या होता है, एक सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ 35% का डिस्काउंट है, 100 में घटाएंगे तो 65 आएगा, और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 169। 13 से 5 बार में कट रहा है, 13 से ये 13 बार में कट रहा है, यानी क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट है तो इसका अंकित मूल्य इन्होंने 13 बना दिया। तो कितना बढ़ाया, और जितना बढ़ाया वही परसेंटेज हमसे ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए 5 से 13 क्या है, 8 बढ़ाया है, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो कितना परसेंट होगा, 1/5 होता है 20%, इसका 8 गुना करिए तो 160% यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/2 होगी। वर्तमान में पिता की आयु कितनी है। रेशियो लिखिए, देखिए पिता है फादर, सन है एस। ये कह रहा है कि पिता की 2/5 है पुत्र, यानी पिता को अगर 5 यूनिट मानते हैं तो पुत्र हो जाएगा 2 यूनिट का। ये कब की बात है, वर्तमान की बात है। अब अगर बाद में चलते हैं 8 वर्ष बाद, तो उसकी आयु उसके पिता की 1/2 होगी, यानी पिता अगर 2 यूनिट का होगा तो पुत्र इसका 1 यूनिट का होगा। अब इनमें गैप देखिए कितना का है, ये वर्तमान है, ये 8 साल बाद है, तो 8 वर्ष का गैप हो गया, तो नीचे आपको 8 लिखना है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लेना है, 5 1 का 5, 2 2 4, डिफरेंस है 1 का। सेम उसी तरह नीचे भी आपको लेना, 16 और 8 का डिफरेंस 8, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है। ये हमसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान का रेशियो ऊपर वाला है, तो यहाँ पिता है 5 यूनिट का, 1 का 8 तो 5 के कितना 40। ऑप्शन नंबर सी। आगे, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर जो है 13 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी डिफरेंस है वो योगफल में माइनस करिए। तो 45 में अगर आप 13 माइनस करते हैं तो बनेगा कितना, बनेगा 32। ठीक है, 32 को 2 बराबर भाग बांटिए, 16 और 16, तो ये होगी छोटी संख्या। अगर आप ये जो डिफरेंस है वो आके जोड़ देते हैं वापस इसमें 13, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या यहाँ 16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे, यदि ये दे रखा है इसमें एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, सवाल अच्छा है, यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 8 2 18, इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। जैसे 8x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर अलग, फिर 4x स्क्वायर अलग। ठीक है, ये दोनों देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। उसी तरह आप इसको भी कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद 18z स्क्वायर को भी अलग कर देंगे, 9z स्क्वायर अलग, फिर 9z स्क्वायर अलग, और बाकी का मटेरियल जो है वो सेम सेम लिख देना, माइनस का 4xy, माइनस का 6yz, और माइनस का 12zx बराबर 0। अब इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर खोजना होगा। अगर आप एक x वाला एक y वाला ये दोनों लेते हैं, और यहाँ पर देखिए
2 दूना 4xy बनना चाहिए, तो यहाँ पर है। तो ये दोनों और साथ में ये लेकर के अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम दूसरा पेयर की बात करें तो क्या बनेगा, 4x² यहाँ है, आप एक जेड वाला उठा लीजिए, तो यहाँ से 2 तिया 6 दूना 12 बनना चाहिए, यहाँ पर है। तो ये पिंक वाला से अगर आप पेयर बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो ये बनेगा 2x माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगला पेयर अगर हम लोग बनाएं तो बचा कौन, y², और यहाँ पर आपका बच गया 9z², और यहाँ पर 6yz। ये ग्रीन वाले से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो आपको मिलेगा y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0 है तो a² बराबर 0, b² बराबर 0 और c² बराबर 0 कर सकते हैं। तो सबको 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो एक मैं समझा देता हूँ, जैसे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर y आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी ये आ जाएगा पर 2x बराबर 3z और यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 3z। अब क्या करना है, अब तीनों को इक्वल कर लीजिए। देखिए 2x तो है ही, बराबर y है ही, रहने दीजिए। देखिए y बराबर z के टर्म में यहाँ दे रखा है, तो इसके बराबर आप 3z कर सकते हैं, यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसमें आपको x, y और z का रेशियो निकालना है। तो क्या तरीका होता है, अगर x का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। y का निकालना तो यहाँ छोड़ देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और z का निकालना तो यहाँ वाला छोड़ देंगे, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो 3 6 2 इसका फाइनल रेशियो निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है और कोण डीबीसी 14 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सीएई 75 डिग्री है। कोण एबी की माप कितनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम इन्होंने कहा है ए बी सी। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, बीडी लंब एसी है, यानी बी से लंब खींचेंगे एसी पर, तो मान लीजिए कि इस तरह से ये जाएगा। ठीक है, बीडी लंब एसी हो गया। इसमें कोण डीबीसी 14 है। डीबीसी ये कोण आपका 14 डिग्री दे रखा है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सीएई 75 है। सीएई 75, तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट ई है, इसको ए से मिला देंगे तो ए बन जाएगा, और ये जो एंगल है आपका 75 डिग्री ये दे रखा है। पूछ रहा कौन ए ई बी, ए ई बी ये वाला कोण आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सवाल इस तरह के हम लोग पहले कर चुके हैं। ट्रायंगल बी डी सी की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये 14 है, तो ये कितना बचा 90 माइनस 14, ये हो जाएगा कितना 76 डिग्री। ठीक है, ये 76 है, ये 75 है, तो ये कोण कितना होगा, ट्रायंगल ए ई सी का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का योगफल होगा, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 76, तो 150 प्लस 1 यानी कि 151 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः इस अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें इतना रुपया का लाभ अर्जित हुआ जो उनके कुल निवेश का 20% है। अनिल ने कितना निवेश किया। ठीक है, देखिए अनिल का निवेश अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल निवेश निकालना होगा कि कितना है। ये कह रहा है कि कुल निवेश का 20% 78,600 है, यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो 78,600 रुपया है ये 20% का वैल्यू है। अगर हमें टोटल निवेश चाहिए तो 100% से गुना करना होगा। अब ये आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है, अनिल का। अनिल का देखिए 6 यूनिट है, तो 6 से गुना करेंगे और टोटल जोड़ के नीचे देंगे, 17 दूना 34 6 40, इसको कैलकुलेट करिए, अनिल का हिस्सा निकल कर आ जाएगा।
तो कटाइए, 20 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको 8 बार में काट देंगे, और इसको भी काट दें 8 बार में। 8 से अगर तो 8 9 72, अच्छा कितना 66 हुआ, 88 64, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। तो कितना जाएगा, 3 का मल्टीपल रहेगा, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, 12 3 15, लास्ट में 50 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 छः के 150, लास्ट में 50 यहाँ आ रहा है। आगे, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात में है। यदि बॉक्स का आयतन 2240 सेंटीमीटर क्यूब है तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम दाही तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सवाल है। आप देख रहे हैं कि आपके पास आयतन दे रखा है और डायमेंशन का रेशियो दे रखा है। अगर आप इस रेशियो को x के टर्म में मान लेते हैं तो लंबाई आएगा 8x, चौड़ाई कितना आएगा 7x, और ऊंचाई आएगा आपका 5x। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आयताकार जो बॉक्स है ये एक घनाभ ही होता है। तो इन दोनों को गुना करने से हमें आयतन मिला, जबकि एक्चुअल का आयतन है 2240, तो इसको 2240 के बराबर करेंगे। कटाते हैं इसको, 8 से कटेगा ये। ठीक है, ऐसे काटिए, 8 पंचे 40 हुआ, 40 का 0 यहाँ काट दीजिए, 4 से 4 पंचे 20, 4 छः के 24, 7 से 8 बार में कटा। तो x 3 बार हुआ, तो x का क्यूब हमें मिला 8, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर ये डायमेंशन आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, क्या होता है 2 इंटू एल बी, तो 8 सतह 56 हो जाएगा एल बी, प्लस बी एच, ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस एच एल 8 पंजे 40 हो जाएगा। सबको जोड़िए, कितना होगा 6 5 11 दूना 22 बचा 2, 5 3 8 4 12 दूना 24 2 26, 262। 262 तो रेशियो में निकला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्चुअल सरफेस एरिया। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या निकाला 2, यानी ये जो रेशियो इसका 2 गुना हो रहा है एक्चुअल लंबाई। तो आपको एक्चुअल एरिया निकालने के लिए 2 का स्क्वायर से यानी 4 से गुना करना होगा। तो 4 से जब आप गुना करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 26 चौके ये हो जाएगा आपका 1040 प्लस 8 1048। ठीक है, 1048 जो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया आया है। लेकिन ये क्या कहा है कि दहाई तक आपको पूर्णांकित करना है। दहाई में ये देखिए 48 है, तो 48 को क्या बनाना होगा 50, तो 1050 आपका एक्चुअल आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।